हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है सजीव जगत। ठीक है, सजीव जगत के अंतर्गत जो भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो थ्योरी पोर्शन है उसे हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीव जगत, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि कौन सा भारत में ऐसी आपकी फसल है जो कि आनुवंशिक विविधता को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि आनुवंशिक विविधता होती क्या है। आनुवंशिक विविधता मतलब कि ऐसी फसल जो हमें बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग उसकी जो आपकी वैरायटी होती है उसमें वो मिलती हो। ठीक है, तो वो आपकी जो सबसे ज़्यादा वैरायटी दिखाने वाली आपकी कौन सी फसल है। तो इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है, चावल। ठीक है, भारत में आपका जो सबसे ज़्यादा आनुवंशिक विविधता प्रदर्शित करती है वो फसल है चावल। ठीक है, आपका जो आम है ये भी फल में आता है आम, और इसकी भी एक लिमिटेड वैरायटी है। लेकिन मूंगफली का भी यही आपका है, मक्का का भी। लेकिन जो चावल है ये इसे हम हाइब्रिड करके भी, ठीक है ना, उसका संकरण करके भी इसे पैदा किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी आनुवंशिक विविधता प्रदर्शित करता है वो चावल प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं। कि कौन सा प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। पहला ऑप्शन है पक्षी, नेक्स्ट है कवक, आवृतबीजी जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, या कीट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा इसमें वो आपका कीट होगा। कि जो आपके कीट होते हैं जिन्हें हम इंसेक्ट कहते हैं, ये एक आपकी बहुत ही बड़ी लार्ज वैरायटी है जिसमें कि ये आते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो आपके कवक, जैसे अगर हम पक्षी की बात करें, पक्षी एबेस में आता है, पक्षी वर्ग में आता है। ये भी उनके गुणों के आधार पर ये भी एक लिमिटेड ही इनकी प्रजाति होती है। कवक को भी उनके फाइलम में डिवाइड किया गया, फैगोमाइसिटीज़, ठीक है, सिग्नोमाइसिटीज़, इस तरह से डिवाइड किया गया। तो वो भी एक अपनी लिमिटेड उसकी वैरायटी है। जिम्नोस्पर्म में या आवृतबीजी, इसमें भी आपके जो जातियां आती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि आपकी कीट की प्रजाति में। कीट में सबसे ज़्यादा आपकी जातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई। सबसे पहले बात पता होना चाहिए कि हरित क्रांति क्या होता है। देखिए बेटा, ये हरित क्रांति था, इसमें जो आपकी फसल होती है उसकी उन्नति के लिए, कि अच्छी फसल हो, उस बात को ध्यान में रखकर भारत में जो क्रांतियाँ हुई हैं, मतलब उसको उन्नति करने के लिए, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उसमें जो नए नए इम्प्रूवमेंट हुए हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या कहा गया है, हरित क्रांति। हरित माने पौधे, क्रांति, ठीक है ना, तो उसे क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया है। इसे अब ऑप्शन में है कि इसे कब हुई थी, 1980 के दशक में हुई थी, 1950 के में हुई थी, 1970 में हुई थी, या 1960 में हुई थी। तो बेटा ये आपका 1970 में ये हुआ था क्रांति। ठीक है, और इसके जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, वो हरित क्रांति के जनक हैं। उनके ही मेन उन्होंने इसे लीड किया था। उन्होंने ही इसके बारे में सोचा और अपने विचार रखे, और कृषि को और अधिक उन्नतशाली कैसे बनाया जाए इस पर उन्होंने अपने नए नए प्रयोग किए और उसे फसल को आगे बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है क्या है, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषि सबसे अधिक होती है। तो उसे और अच्छा करने के लिए इस क्रांति को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जैव समुदाय का एक अभिलक्षण है। जैव समुदाय क्या है,
जैव समुदाय हम लोग जैसे जिस माहौल में, जिस वातावरण में रह रहे हैं, तो ये जैव समुदाय। जैव माने लिविंग, जीवित, समुदाय माने कई लोगों का समूह। तो जहाँ पे जीवित व्यक्ति जो कई लोगों के समूह होते हैं, जैसे वो क्या कहलाएंगे? जैव समुदाय। तो इसमें ऑप्शन है पहला जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात या स्तरीकरण। तो इसमें जो आपका आंसर होगा अभिलेख क्या होगा? स्तरीकरण होगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के इतिहास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने निम्नलिखित में किस विकास में योगदान दिया है? तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है ये क्या है कि मनुष्य की जाति को उन्नत करने के लिए, ठीक है, उसमें आपको किया जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो क्या कहलाता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाया जाता है। ऑप्शन में है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो सिस्टमेटिक या बायो मॉनिटरिंग। तो इसमें आपका आंसर होगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्न में से कौन सा तत्व सूक्ष्मतम मात्रा में पाया जाता है? सूक्ष्मतम मात्रा मतलब सबसे कम मात्रा में। ऑप्शन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन या कार्बन, ठीक है। तो इसमें बेटा नाइट्रोजन जो होती है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन तो है, तो और कार्बन भी रहता है, ठीक है। तो मेन जो आपका फास्फोरस है ये क्या होता है? ये आपका सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इसका इन तीनों के कंपेयर में फास्फोरस इतनी ज़्यादा मानव शरीर में इसकी मात्रा जो होती है वो कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में आम की अनेक किस्में पाई जाती हैं जो स्वाद, रंग, रेशे की मात्रा, शर्करा की मात्रा व निर्धारण के दूसरे से भिन्न है। तो इस भिन्नता का क्या कारण है? ऑप्शन में आनुवंशिक विविधता, उत्प्रेरित उत्परिवर्तन, संकरण या जाति विविधता, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि ये सब जो रहता है आपका स्वाद में, रंग में, रेशे की मात्रा में, शर्करा की मात्रा की किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, रेशा किसी में ज़्यादा रहता है, कम रहता है, स्वाद खट्टा होता है, मीठा होता है, ठीक है, रंग में भी होते हैं आपके येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर की जो ये सब पाई जाती है विभिन्नताएँ होती हैं वो किसके कारण? तो वो आपकी आनुवंशिक विभिन्नता के कारण होता है, ठीक है। उसके जेनेटिक जो में वेरिएशन होता है, उसके आनुवंशिक में वेरिएशन होता है जाके, जिसकी वजह से आपका ये विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कि इडेफोलॉजी है क्या है? सर्पों का अध्ययन है, एम्फीबियंस का अध्ययन है, हाथियों का अध्ययन है या इनमें से कोई नहीं है? तो बेटा जो आपका एफेडोलॉजी है वो क्या होता है? वो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। आपका जो एफेडोलॉजी आता है वो आपका इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का जनक माना जाता है। ऑप्शन में थियोफैक्ट्स, अरस्तु, डार्विन या हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। तो आपका जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, ठीक है। थियोफैक्ट्स किसके हैं? ये वनस्पति विज्ञान के हैं। डार्विन क्या है? इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन की पुस्तक जो लिखी थी प्राकृतिक वर्ण की। हिप्पोक्रेट्स क्या है? ये आपके इसमें नहीं आते हैं, वो आपके मैथ्स उसमें रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो मेन है अरस्तु हुए जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार का मतलब कि जीवन की कल्पना हम किसके बिना नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन में है प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, अमीनो अम्ल, ठीक है। तो इनमें से क्या है? तो इसमें से आपका प्रोटोप्लाज्म जो है इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, जीवन का आधार नहीं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ही आपके सारे ऑर्गन्स वगैरह और सब प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है? डिवीज़न होता है, ठीक है, आगे के और क्रियाविधि होती है। नेक्स्ट है जैव जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। अब ये देखिए यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, अभी हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला। ऑप्शन में है आपका नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका जैव जगत की बात कर रहा है, अपने वातावरण की नहीं कर रहा। जैव जगत में मतलब पूरे ब्रह्मांड में सभी में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी हाइड्रोजन मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, हाइड्रोजन की, ठीक है, जैव जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन में जीवाणु, डायटम्स, विषाणु, लाइकेन।
तो बेटा सजीव और निर्जीव की जो बीच की कड़ी आपने पढ़ा होगा उसे क्या कहते हैं, विषाणु को कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपके सजीव के भी लक्षण होते हैं, निर्जीव के। सजीव के लक्षण कैसे, निर्जीव के कैसे रहते हैं लक्षण, कि जब तक ये बाहर रहता है मतलब किसी भी व्यक्ति से या किसी भी जीव से संक्रमित नहीं होता है, तब तक ये निर्जीव रहता है। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो क्या करता है, ये जो आपका विषाणु का डायग्राम इस तरह से होता है, ये इसका हेड रीजन होता है, ये कॉलर रीजन होता है, ये टेल रीजन होता है। यहाँ पर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या करता है कि जैसे ही ये किसी मनुष्य में प्रवेश करता है तो इसके ऊपर की जो लेयर होती है, जो कि कैप्सिड से बनी होती है, वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और क्या करता है, जो भी व्यक्ति होता है उसकी ये जो डीएनए है उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। और जो मनुष्य के शरीर में जो डीएनए होता है या कोई भी दूसरा जीव जंतु होता है उसमें जो डीएनए पाया जाता है उससे क्या कर लेता है, ये द्विगुणित कर लेता है। ठीक है ना, उससे द्विगुणित होने के बाद में अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और वो व्यक्ति क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है या उससे वो बीमारी विषाणु के द्वारा हो जाती है। इस तरह से ये कार्य करता है। तो जब तक ये बाहर रहता है निर्जीव रहता है, और जैसे ही किसी व्यक्ति या कोई भी जीव के आपके उसके संपर्क में आता है, क्या हो जाता है, वो सजीव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें समझ में आ गया होगा कि आपका कि ये किस तरह से सजीव और निर्जीव के दोनों का कार्य करता है, इसलिए इसे दोनों की बीच की कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवन के लिए हाइड्रोजन बंध महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन जो बंध होता है वो क्यों महत्वपूर्ण है? हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य, आयनिक पदार्थ में या इन सभी में। तो आपका जो रहता है वो क्या रहता है, जल के अणुओं के मध्य। ठीक है, हाइड्रोजन बंध जो होता है वो जल के अणुओं के, आपको पता है वाटर, जल का क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन 1 रहता है। तो आपने जब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब ये हाइड्रोजन होता है इस तरह से ऑक्सीजन ये आपका ऑक्सीजन आपके बीच में इस तरह से और ये इस तरह से रहता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लगता है और ये यहाँ पर लगता है। ठीक है ना, तो ये जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड क्या होता है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो क्या है, जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि जैविक संगठन की शुरुआत होती है। जैविक संगठन मतलब जीव के निर्माण की क्रिया जो होती है वो कहाँ से होती है, कोशिकीय स्तर से, परमाणुक स्तर से, आणविक स्तर से या अंग स्तर से। ठीक है, तो आपका मेन जो इसका है आणविक स्तर से। जो छोटे छोटे अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो मिलके क्या बनते हैं, अणु परमाणु का निर्माण छोटे छोटे करके करते हैं। तो इस तरह से आपका जो आणविक स्तर पे बन के आते हैं वो क्या रहता है, जैविक संगठन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है जीवन में से, निम्न में से जीवन का आधार है। ठीक है ना, निम्न में से जीवन का आधार क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, न्यूक्लियोप्रोटीन या प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या हुआ जाके, डीएनए और आरएनए। हमने आपको बताया था डीएनए आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में आते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन, राइट ऑप्शन यही होगा। ठीक है, आपका जो डीएनए है, बिना डीएनए के आपका दूसरे जो जीव है, पेरेंट जीव से उनके जो नेक्स्ट जनरेशन्स का निर्माण नहीं हो सकता है, डिवीज़न नहीं हो सकता किसी भी तरह से। तो जो मेन आपका जीवन का आधार है क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट है पादप जंतु से भिन्न होते हैं। कि जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो जंतु से भिन्न होते हैं क्योंकि क्या उसमें पाया जाता है, पहला है स्थानीय वृद्धि पाई जाती है, अनिश्चित जीवन अवधि पाई जाती है। ठीक है, या निश्चित जीवन अवधि पाई जाती है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वो स्थानीय वृद्धि पाई जाती है, कि पादप जो जंतु से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें आपका जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो एक निश्चित अवधि तक होती है। ठीक है ना, और वो एक जब तक वो सॉइल में नहीं लगते हैं तब तक उनकी ग्रोथ नहीं होती है। क्लियर है? तो ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है सजीव जगत का, ये इससे अब खत्म होता है। थैंक यू।